हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रांशु दाल। आप सभी का स्वागत है स्टडी टू टॉप चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग के बारे में, जो कि 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि पावर शेयरिंग क्या होती है। पावर शेयरिंग के नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, पावर का शेयर होना, वही चीज़ है पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग कैसे होती है, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल सा देता हूँ। एक घर का एग्जाम्पल सिंपल सा। मान लीजिए एक जॉइंट फैमिली है, जहाँ पर आपके बड़े ताऊ भी रहते हैं और चाचा भी रहते हैं, बुआ भी रहती हैं। अब मान लीजिए उस घर में पावर का शेयर ना हो। अब यहाँ पे पावर क्या है, जैसे कि बड़े को ज़्यादा प्रेफरेंस मिले या फिर प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड ना हो, किसी को ज़्यादा मिले किसी को कम। तो ये चीज़ होती है पावर शेयरिंग नहीं होना किसी घर में। तो ऐसे में अगर नहीं होती है तो क्या होगा, वहाँ पर घर का टुकड़े हो जाएंगे और सब चीज़ों का बंटवारा हो जाएगा और बहुत दिक्कत आएंगी। वहीं पर मान लीजिए किसी घर में पावर को इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि सबको इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, सभी लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है, सबको इक्वल प्रेफरेंस मिलता है। तो यहाँ पे पावर शेयरिंग हो रही है, तो एक पावर शेयरिंग होने का एक एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से हम समझते हैं कि किस तरह से पावर शेयरिंग होना कितना ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर तो एक घर का एग्जाम्पल था। अब इसी तरह से पूरी कंट्री में पावर शेयर होता है। इसी वजह से हमारी कंट्री, जिसमें इतने रिलीजन्स हैं, इतना सब कुछ लैंग्वेज डिफरेंस है, फिर भी सारे स्टेट्स यूनाइटेड रहते हैं, क्योंकि सबको अपनी इक्वल पावर मिली है। अब यहाँ पर क्या है, सब लोगों को गवर्नमेंट में एक परमानेंट पावर शेयर मिला हुआ है कि हाँ, आप लोग इलेक्शन में भी खड़े हो सकते हो, सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा सभी कम्युनिटीज़ और रिलीजन्स को इक्वल रेस्पेक्ट भी मिलती है। इसी से हमारी एक डेफिनेशन भी बनी है पावर शेयरिंग की, जो है प्रोवाइडिंग परमानेंट शेयर ऑफ पावर इन गवर्नमेंट और रेस्पेक्टिंग इंटरेस्ट एंड फीलिंग्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रिलीजन्स। एक ही कंट्री में जैसे कि हमारे पास अलग अलग रिलीजन हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, उन सभी को पावर का शेयर हुआ है, इसी वजह से वो सब यूनाइटेड रहते हैं। तो ये होगी पावर शेयरिंग। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, जो कि है मेजॉरिटेरियनिज्म, जो आप लोगों को समझना ज़रूरी है। अब मेजॉरिटेरियन नाम से पहले समझते हैं कि क्या है। यहाँ पर मेजॉरिटी नाम आपको सुनाई दे रहा होगा। तो इसमें होता क्या है, देखिए दो लोग होते हैं, मेजॉरिटी में और माइनॉरिटी में। तो सिंपली जो मेजॉरिटी में लोग होते हैं वो माइनॉरिटी वालों पर डोमिनेट करते हैं और उन्हें परेशान भी करते हैं कभी कभार। बाकी बेसिकली मेजॉरिटी ही ज़्यादा पावरफुल होती है। जैसे कि एक शेर है और मान लीजिए उसके सामने एक सांड है। अब क्या होगा, दोनों अगर लड़ेंगे तो शेर जीत जाएगा, सिंपल है, क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन एक शेर और कई सारे सांड हैं, जैसे 5-6, तो वो शेर भी हार जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी है, यहाँ पे माइनॉरिटी। तो बस यही चीज़ होती है मेजॉरिटेरियनिज्म। जो लोग मेजॉरिटी में हैं वो माइनॉरिटी वालों को परेशान करते हैं। इसी तरह से जैसे कि मेजॉरिटी पीपल है कंट्री में, एक कंट्री है उसमें मेजॉरिटी भी है माइनॉरिटी भी है, तो मेजॉरिटी वाले उस कंट्री पर रूल करते हैं और माइनॉरिटीज़ की जो विशेज़ हैं, जो डिमांड्स हैं, उनको दबा दिया जाता है। यही चीज़ है मेजॉरिटेरियंस। अब इसकी डेफिनेशन जो बुक में है वो है, इट इज़ ए बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड रूल ओवर द कंट्री इन वॉट एवर वे इट वॉन्ट, डिसरिगार्डिंग द विशेज़ एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो ये आपकी सिंपल सी डेफिनेशन है मेजॉरिटी की। और ये जितने भी नोट्स हैं इस चैप्टर के, वो सब हमने एक PDF बना के हमने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जहाँ से आप जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा उन्हें। अब आते हैं, मान लीजिए मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया था कि कहाँ पावर शेयर होता है क्या नहीं होता है। उसी तरह से हमारे पास 2 केस स्टडी हैं, एक श्रीलंका और दूसरी बेल्जियम, जिससे हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से श्रीलंका में पावर शेयर नहीं हुआ था और बेल्जियम में पावर शेयर हुआ था। तो क्या क्या रहा वहाँ पे, वो सब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ था। तो पहले देखते हैं श्रीलंका की केस स्टडी। तो फ्रेंड्स, बुक के डेटा के हिसाब से श्रीलंका की पॉपुलेशन है 20 मिलियन और ये इंडिया के साउथ कोस्ट से 31 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आते हैं मेन चीज़ पर कि श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन क्या है। एथनिक कंपोजिशन मतलब सिंपली लोगों किस तरह से डिवाइडेड है। वो लैंग्वेज पर भी हो सकते हैं, रिलीजन पर भी हो सकते हैं। तो श्रीलंका में दोनों लैंग्वेज और रिलीजन दोनों के बेसिस पे लोग डिवाइडेड हैं। कैसे? अब आके यहाँ की मैं पॉपुलेशन बताता हूँ परसेंटेज के हिसाब से। यहाँ पर 74% है सिन्हालीज, जो कि सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि मेजोरिटी में है। इसके अलावा 18% तमिल हैं, जो कि तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। इन 18% में से 13% वहाँ के नेटिव तमिल्स हैं, जो कि वहीं के हैं। इसके अलावा 5% इंडियन ओरिजिन तमिल भी हैं, जो कि जिनका ओरिजिन इंडिया का है लेकिन रहते श्रीलंका में। इसके अलावा 7% क्रिश्चियन और 1% सिख, ये लोग भी हैं। बेसिकली यहाँ पे 2 कम्युनिटी चलती हैं, जो कि है, आपको पता ही चल गया होगा, सिन्हालीज और तमिल्स। ये दोनों लोग हैं, एक सिन्हालीज मेजॉरिटी में और तमिल माइनॉरिटी में। तो जैसा मैंने बताया था, श्रीलंका में पावर शेयर नहीं हुआ, तो यहाँ पे मेजॉरिटेरियनिज्म फॉलो हुआ। तो किस हिसाब से
कि जो सिन्हालीस थे उन्होंने तमिल्स पे दबाव डाला, उन पर डोमिनेट किया और उन्होंने अपना जो कंट्री थी श्रीलंका उस पर रूल किया और उनकी विशेष को नहीं माना। अब हम एक एक करके समझते हैं आखिर उन्होंने ऐसा क्या क्या किया था कि मेजोरिटेरियंस फॉलो हो श्रीलंका में। तो अब हम एक एक करके उसके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स 1956 में एक एक्ट पास हुआ था श्रीलंका में, जिसके तहत इंग्लिश को हटा के सिन्हाला कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई। तो सिन्हाला जो कि सिन्हालीस की लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। दूसरी चीज़ क्या हुई, जो सिन्हालीस थे जो मेजोरिटी में थे उनके लिए प्रेफरेंशियल पॉलिसी लाई गई। प्रेफरेंशियल पॉलिसी लाई नहीं गई, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता था। जैसे गवर्नमेंट की जॉब्स हैं उनको पहले मौका मिलता था। इसके अलावा जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो या यूनिवर्सिटी कोई पोस्ट हो, वो सिन्हालीस को पहले और आसानी से जल्दी मिल जाया करती थी। इसके अलावा तीसरी चीज़, सिन्हालीस जो थे वो बुद्धिज़्म फॉलो करते थे, तो उनका रिलीजन क्या था, बुद्धिस्ट। तो बुद्धिज़्म को भी ज़्यादा प्रेफरेंस मिला और उसको ज़्यादा आगे बढ़ाया गया। इसके अलावा चौथी चीज़ थी कि जो तमिल्स थे उनकी सिटीज़नशिप हटा दी गई, यानी कि वो लोग वो श्रीलंका के निवासी नहीं कहलाए जा सकते, यानी वो वहाँ के सिटीज़न नहीं रहे। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि श्रीलंका ने फॉलो करी, जो कि मेजॉरिटी शो करती है। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से तमिल्स ने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और क्या क्या उन लोगों की डिमांड्स थी। तो फ्रेंड्स, तमिल्स ने कहा कि तमिल लैंग्वेज को कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या हुई, उन्होंने कहा कि उनका जो रिलीजन है उसको भी बिल्कुल इक्वल रेस्पेक्ट मिले और बिल्कुल बराबरी मिले। इसके अलावा तीसरी चीज़, जो यूनिवर्सिटी पोस्ट हैं, इसके अलावा जो जॉब्स हैं गवर्नमेंट की, उन सब में दोनों लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, किसी एक को प्रेफरेंस ना मिले। इसके अलावा मेन चीज़, उन लोगों ने एक इंडिपेंडेंट ईलाम मांगा था। ईलाम यानी कि स्टेट, ईलाम का मतलब होता है स्टेट। तो उन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टेट मांगा था नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका में, जो कि सिर्फ उनके तमिल्स लोगों के लिए हो। तो फ्रेंड्स, ये सारे थे डिमांड्स जो कि तमिल्स लोगों ने मांगे थे। अब हम लोग देखते हैं कि अब उन लोगों का झगड़ा इनसे, इनका इससे है। तो फ्रेंड, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर पावर शेयर नहीं हुआ, तो क्या क्या हुआ, उसके आउटकम्स या रिजल्ट क्या रहे, अब वो एक एक करके हम बताते हैं। तो फ्रेंड्स, रिजल्ट के तौर पर श्रीलंका में एक सिविल वॉर हुई। सिविल वॉर यानी कि जो सिन्हालीस थे और तमिल्स थे उन्होंने आपस में ही लड़ना चालू कर दिया, जिसकी वजह से कई हज़ारों लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा जो श्रीलंका की इकोनॉमी थी वो भी काफ़ी गिर गई, उसमें एक भारी गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने श्रीलंका को छोड़ के जाना चालू कर दिया। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है LTTE। LTTE यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलाम। ये तमिल्स लोगों का बनाया गया एक संगठन था जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने बनाया था। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पूरी श्रीलंका की केस स्टडी पढ़ ली है कि श्रीलंका में कौन कौन थे लोग और क्या क्या वहाँ पर हुआ। अब फ्रेंड्स, बढ़ते हैं बेल्जियम में, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से वहाँ पे पावर शेयर हुआ था। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग उसकी केस स्टडी पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है जो कि नॉर्थ वेस्ट यूरोप में है। इसकी पॉपुलेशन 10 मिलियन है और इसकी नेबरिंग कंट्री है फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। इसके अलावा अब आते हैं मेन चीज़ पर, जो कि यहाँ की एथनिक कंपोजिशन। यहाँ की एथनिक कंपोजिशन लैंग्वेज पर बेस्ड थी। तो यहाँ पर थे, जो बेल्जियम था वहाँ पे 59% डच स्पीकिंग थे जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते थे। इसके अलावा वहाँ पे 40% फ्रेंच स्पीकिंग भी थे जो कि वेलोनिया रीजन में रहते थे, और 1% जर्मन स्पीकिंग लोग भी थे। लेकिन जो बेल्जियम की कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, वहाँ इसका बिल्कुल उल्टा था। वहाँ पे 80% फ्रेंच स्पीकिंग थे और 20% डच स्पीकिंग। तो यहाँ पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी तो है, लेकिन बेल्जियम की कुछ और है और कैपिटल की कुछ और। तो अब हम यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे पावर शेयर हुआ था। तो अब मैं बताता हूँ वहाँ पे आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे वहाँ का पावर शेयर हुआ हो। तो फ्रेंड्स, पहली चीज़ थी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम बोथ दी ग्रुप्स, यानी जो गवर्नमेंट फॉर्म होती थी कंट्री में उसमें दोनों ग्रुप्स के इक्वल मिनिस्टर्स हुआ करते थे। इसके अलावा दूसरी चीज़, मोर पावर टू दी स्टेट गवर्नमेंट। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हर स्टेट की एथनिक कंपोजिशन कुछ ना कुछ अलग थी, यानी कहीं पर डच ज़्यादा हैं, कहीं पर जर्मन ज़्यादा हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी बने रहने के लिए स्टेट को ज़्यादा पावर दी गई, जिससे कि वो वहाँ पे कंट्रोल कर सके और अपने स्टेट के हिसाब से वहाँ पे सब कुछ फॉलो और कंट्रोल किया जा सके सब कुछ। तीसरी चीज़ थी इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल द ग्रुप्स।
अब क्या था, जो सेंटर स्टेट दोनों ही लेवल पर जितने भी ग्रुप्स थे सबके इक्वल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, जैसे कि कोई भी अपनी बात कहना चाहे तो वो आराम से रख सके। तो इस तरीके से वहाँ पे पावर शेयर होता था। इसके अलावा चौथी चीज़ वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब देखिए, दो गवर्नमेंट तो होती ही थी, स्टेट और सेंट्रल। इसके अलावा उन्होंने तीसरी तरह की भी एक गवर्नमेंट निकाली जो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसमें सभी कम्युनिटी के लोग हुआ करते थे, जो कि जैसे एजुकेशनल या कल्चरल इश्यूज जो होते थे उन सभी को डिस्कस किया करते थे। तो इन सभी चीज़ों से बेल्जियम ने अपनी जो भी पावर थी वो सभी के बीच इक्वली डिवाइड कर दी, जिसकी वजह से ना वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ना कोई सिविल वॉर हुई, और वहाँ सब कुछ शांति से हो गया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है, और बाकी और चीज़ों के बारे में भी। अगर आपको इस वीडियो से कोई सी भी दिक्कत आई है, कोई डाउट या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा खूब ज़्यादा, और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बस इसकी अगली वीडियो 1-2 दिन में ही आपको मिल जाएगी। तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, इसलिए नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।